आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक संसाधन और विकास से अध्याय 3 खनिज और शक्ति संसाधन के अंतर्गत भाग 3 में चर्चा करेंगे खनिजों के उपयोग और संरक्षण के बारे में। प्यारे बच्चों, गत वीडियो आपने देखा जिसके अंतर्गत हमने चर्चा की थी खनिजों के वितरण के बारे में, जहां आपने देखा कि विभिन्न 7 महाद्वीपों में हमने इनका वितरण पढ़ा। अब आप यहाँ एक उदाहरण ले, एक उत्तरी अमेरिका को ले, यूरोप को ले लीजिए या अफ्रीका को ले लीजिए। इन तीनों महाद्वीपों में अगर हम देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका का जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए है, उसकी तुलना अगर दक्षिणी अफ्रीका से करें, सूडान से करें, तो दोनों की आर्थिक संपन्नता में या विकास की दर में हमें अंतर देखने को मिलता है। और वह अंतर किसके आधार पर है? वह खनिजों की उपलब्धता के आधार पर नहीं है, क्योंकि उपलब्धता के आधार पर हम देखें तो अफ्रीका में संसाधनों की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है, परंतु उन उपलब्धता के साथ साथ उपयुक्त कौशल, बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता, साथ के साथ प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से इन संसाधनों का हम क्या बना पाते हैं? इन्हें उपयोगी बना पाते हैं। और ये उपयोगी बनाने के उपरांत ही एक देश क्या बनता है? संपन्न, आर्थिकता में संपन्नता हासिल करता है और वहाँ पर विभिन्न प्रकार के बदलाव देखने को मिलते हैं। तो इसी आधार पर एक देश को हम विकासशील राष्ट्र, विकसित राष्ट्र या अर्धविकसित राष्ट्र की श्रेणी में श्रेणीबद्ध कर सकते हैं। तो आज इसी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत खनिजों के उपयोग लिखिए। किसी भी देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास में खनिजों का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी कि किसी भी देश को, अभी हमने जाना कि आर्थिक संपन्नता के आधार पर एक राष्ट्र डेवलप्ड नेशन कहलाएगा, डेवलप्ड नेशन, और एक राष्ट्र डेवलपिंग कहलाता है, या एक सेमी डेवलप्ड कहलाएगा। यानी कि ये क्या हो गया? विकसित राष्ट्र, और ये विकासशील राष्ट्र। जैसे क्या है? भारत एक विकासशील राष्ट्र। तो हम एक अंतर यहां देख पा रहे हैं कि खनिज की उपलब्धता एक राष्ट्र को क्या बनाती है? आर्थिक रूप से और औद्योगिक विकास के आधार पर समृद्धता प्रदान करती है खनिज की उपलब्धता। अब इसी भांति आप ये देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के कल कारखाने किसी देश में किस तरीके से वहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। आगे देखेंगे, ये खनिज आधारित उद्योग, जो भी खनिज हमने विभिन्न प्रकार के खनिज पढ़े, धात्विक पढ़े, अधात्विक पढ़े, उनके आधार पर धात्विक खनिजों पर आधारित विभिन्न प्रकार के उद्योग वो संचालित हैं, विभिन्न प्रकार के उद्योग, और इसी तरीके से अधात्विक उद्योगों पर आधारित विभिन्न उद्योग आज चालू हैं। और इसी से संबंधित एक खास एक शब्दावली है जिसको हम कहते हैं विनिर्माण, जो कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आर्थिक क्रिया है। हमने खनन को पढ़ा, खनन के माध्यम से हमने खनिजों का दोहन किया, खनिज प्राप्त हुए, और उन्हीं खनिजों को जो कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होते हैं, कहाँ पर? विभिन्न प्रकार के औद्योगिक जो कल कारखाने हैं उनमें इस्तेमाल लिया जाता है। नोट कर लीजिए, ये खनिज आधारित उद्योगों के लिए क्या करते हैं? कच्चे माल के स्रोत हैं। कैसे? धात्विक और अधात्विक खनिजों का उपयोग विनिर्माण उद्योग में प्रमुखता से होता है। ये खास करके विनिर्माण उद्योग, यानी कि ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जिसको शामिल किया जाता है। खनिजों पर आधारित उद्योग उदाहरण लिख लीजिए, जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, उर्वरक उद्योग है, तांबा उद्योग है, विभिन्न प्रकार के उद्योग है। आपको मैं जानकारी दे दूं, आप ये देखिए, लोहा इस्पात उद्योग है, उसकी एक महती, एक इम्पोर्टेंस एक देश के लिए है। क्या है? आप एक छोटी से छोटी कील से लेकर एक बड़े से बड़े जहाज का निर्माण किस पर टिका हुआ है? यानी कि हम कह सकते हैं किसी देश की विकास में रीढ़ की हड्डी का कार्य कौन करता है? वहाँ की लोहा इस्पात उद्योग वहाँ का रीढ़ की हड्डी का कार्य करता है। आगे देखते हैं, इसी तरीके से खनिजों के अंतर्गत ही जो कि लोह खनिज होते हैं, अलोह के अंतर्गत आते हैं, जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है, वो हम पढ़ चुके हैं। उसके अंतर्गत रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्राय कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। इनमें लोहे की प्रधानता नहीं है, पर अलोह में आएंगे। क्या क्या है? जैसे हीरा है, पन्ना है, तांबड़ा है, स्फटिक है। ये विभिन्न प्रकार के ऐसे जो
रत्न है, रत्नों के निर्माण में इनका काम में लिया जाता है। आप ये देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के ये अलग अलग हीरा, पन्ना, तांबड़ा बताए गए हैं। इसी के इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। ये है विभिन्न प्रकार के आभूषणों में। तो हम कह सकते हैं कि किस तरीके से जो अलग अलग तरीके के ये भी खनिज की श्रेणी में ही आ रहे हैं, और इनसे आधारित जो एक अलग उद्योग विकसित हो रहा है वो कौन सा है? रत्न आधारित उद्योग, यानी कि जेम्स इंडस्ट्री ये डेवलप हो गई। तो ये भी एक देश के अंतर्गत उसकी संपन्नता में उसकी मदद कर रही है। आगे देखिए, इसी तरीके से अगला है खनिजों में तांबा। तांबे का उपयोग किस तरीके से, आपको मैं जानकारी दे दूं कि आप इतिहास के अंतर्गत चलें तो वहां पर एक ताम्रकालीन यानी कि ताम्र पाषाण युग था। तो पृथ्वी पर आप ये देखेंगे कि जो ताम्रकालीन सभ्यता है वो पहले आई, यानी कि तांबे का इस्तेमाल काफ़ी पुराने समय से, हम ऐतिहासिक समय से उसको देखते आ रहे हैं, और वर्तमान समय में भी तांबे का बहुत उपयोग है। तांबा एक अयस्क से प्राप्त होता है जो कि सल्फाइड या चारकोपाइराइट के नाम से जाना जाता है। नोट कर लीजिए, तांबा एक अन्य धातु है जिसका अयस्क सल्फाइड या चारकोपाइराइट है, जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप और विद्युत, आप सभी जानते हैं कि आपके घरों में विद्युत संबंधी जो भी उपकरण हैं उनमें इस्तेमाल पुराने समय में ज़्यादातर तांबे का होता था, और आजकल भी तांबे का स्थान एल्युमिनियम में ले लिया है, परंतु आज भी तांबे का उपयोग किया जा रहा है। प्रत्येक वस्तु का निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप ये तांबे की फैक्ट्रीज देख सकते हैं, कॉपर बेस्ड इंडस्ट्री है, कॉपर इंडस्ट्रीज इस पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर उद्योग। तो कंप्यूटर उद्योग जो है उसके लिए कच्चा माल यानी कि कंप्यूटर को बनाने के लिए, जो कि आईटी सेक्टर के अंतर्गत आता है, एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है आज के समय में। यानी कि आईटी सेक्टर है जिसको हम चतुर्थ सेक्टर के अंदर का पढ़ते हैं। जो क्वार्टरी सेक्टर है यानी कि जो सूचना तकनीक से संबंधित है, तो उसमें एक सूचना क्रांति लाने में कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण योगदान है। परंतु वह कंप्यूटर बनने में इस्तेमाल किसका होता है? सिलिकॉन का होता है। और सिलिकॉन प्राप्त कहाँ से होता है मैं आपको जानकारी दे दूंगा, वो क्वार्ट्ज से प्राप्त होता है। कहाँ से? क्वार्ट्ज से प्राप्त होता है, क्वार्ट्ज से प्राप्त होता है। और ये जो क्वार्ट्ज होता है मैं आपको जानकारी दे दूं, ये क्वार्ट्ज तीनों प्रकार की चट्टानों में ही इसकी उपलब्धता मिलती है। आग्नेय में भी मिलता है, अवसादी में भी मिलता है, और कायंत्रित में मिलता है। ये खास तरीके का खनिज है जो तीनों चट्टानों में देखने को मिल रहा है। देखिए, कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। वह किससे प्राप्त होता है? क्वार्ट्ज से प्राप्त होता है। आगे विश्व में प्रसिद्ध है सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली है विश्व में, जो कहां पर है? सैन फ्रांसिस्को है, जो उत्तरी कैलिफोर्निया में स्थित है। किसका राज्य है? यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक विश्व प्रसिद्ध राज्य। इसी की भांति भारत में भी एक सिलिकॉन वैली है, जो किस शहर में मौजूद है? बेंगलुरु में स्थित है। नोट कर लीजिए, विश्व प्रसिद्ध सिलिकॉन वैली उत्तरी कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को, जो कि किसका भाग है? यूएसए का भाग है, में स्थित है। इसी तरीके से भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर में स्थित है। उसका वर्तमान में बेंगलुरु नाम कर दिया गया है। आप ये देखिए, ये सिलिकॉन वैली का दिखाया गया है, जो कहां पर? भारत में स्थित है। ये देखिए, आगे देखते हैं। इसी तरीके से एल्यूमिनियम भी खास एक तरीके का खनिज है, जो कहां से प्राप्त होता है। हमने गत वीडियोज आपने देखे हैं तो उसमें हमने इनके अयस्कों की बात की थी। अयस्क है बॉक्साइट से प्राप्त होता है एल्युमिनियम। लिख लीजिए, एल्युमिनियम जिसके उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम का उपयोग ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, बोतलबंद उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में आज इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि हम ये देखें कि जैसे जैसे तकनीक का विकास होता गया, क्योंकि आप ये देख रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर है, हवाई जहाज का निर्माण है, तो इस तरीके के खनिज की खोज की आवश्यकता थी, क्योंकि तांबा हो चुका था इस्तेमाल में, लोहा
इस्तेमाल में हो रहा है। इसी के साथ आप ये देखिए, ऐसे एक खनिज की आवश्यकता थी जो कि कैसा हो, सेम वही क्वालिटीज उसमें हो, परंतु वह कैसा हो, हल्का हो। एल्युमिनियम है, उसकी खास बात क्या है, वह हल्का होता है, विद्युत का चालक भी है, साथ के साथ जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। ये कुछ उसकी खास बातें हैं जो एक विशेषता के रूप में उसे किन औद्योगिक घरानों में, औद्योगिक जो कल कारखाने हैं, विशेष रूप से ऑटोमोबाइल सेक्टर में, हवाई जहाज निर्माण में, बोतल बन यानी कि उसके जो ढक्कन बनते हैं, वो ढक्कन बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। भवन निर्माण सामग्री में आप देख सकते हैं वर्तमान समय में खिड़की, दरवाजे, वो भी एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर ही तैयार किए जा रहे हैं। ये आप ये देखिए, ये विभिन्न प्रकार के एल्युमिनियम इंडस्ट्री है, और रसोई के अंतर्गत भी बर्तन के रूप में इसका इस्तेमाल हो रहा है। आगे देखते हैं खनिजों का संरक्षण। आपको मैं जानकारी दे दूं कि ये खनिज जो हैं वह अनवीनीकरणीय संसाधन हैं। यानी कि अनवीनीकरणीय यानी कि इनको नवीनीकरण होने में, यानी कि इनको तैयार होने में, बनने में हजारों वर्षों का समय लगता है। इनके जो स्रोत हैं, यानी कि इनका जो अनुमान है, या कह सकते हैं इनके भंडार जो हैं वह कैलकुलेटेड हैं, उनका हमने आकलन कर रखा है। हम बता सकते हैं कि आज 50 वर्ष तक कोयला उपलब्ध रहेगा, 100 वर्ष तक खनिज तेल रहेगा। इस तरीके के आकलन वैज्ञानिकों ने लगा रखे हैं। यानी कि इन उपलब्ध खनिजों का दोहन इस भांति करें कि बुद्धि विवेक से करें कि आने वाली पीढ़ी भी उनका क्या कर सके, उपयोग कर सके। यानी कि गत वीडियो भी आपने अगर पहला अध्याय पढ़ा है जिसमें हमने इसकी संसाधनों के संरक्षण की बात की थी, वहां पर भी एक महत्वपूर्ण इस चीज पे जोर दिया गया था कि हमें संसाधनों का सतत पोषणीय विकास के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि उपलब्ध खनिजों का हम क्या करें, रीयूज करें, रिड्यूस करें और रिसाइकिल करें। ये 3 ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से उपलब्ध खनिजों का हम क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। नोट कीजिए, खनिजों का संरक्षण। खनिज अनवीनीकरणीय संसाधन है। कैसा? अनवीनीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। यानी कि निर्माण होना या उसका जो भंडारण है उसमें काफ़ी लंबा समय लगता है। यानी कि मानव की उम्र मात्र 100 वर्ष है। यानी कि कई पीढ़ियां गुजर जाएंगी, 10 पीढ़ियां गुजर जाएंगी संसाधनों को बनने में। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, कोयला है। कोयला जो है वो वनस्पति के दबाव, जब वनस्पति, पेड़ पौधे, जंगलात दफन हो जाते हैं तो हजारों वर्षों बाद वही पेड़ पौधे किस में तब्दील हो जाते हैं, कोयले में तब्दील हो। इसी तरीके से समुद्री निक्षेप, समुद्री जीव जंतु जब दफन हो जाते हैं तो हजारों वर्षों बाद वह खनिज तेल के रूप में या प्राकृतिक गैस के रूप में प्राप्त होते हैं। तो आप ये देखिए कि इनका जो बनने की प्रक्रिया है उसमें कितना लंबी अवधि लग रही है। इसलिए आवश्यकता है कि इनका क्या किया जाए, संरक्षण किया जाए। ये देखिए, ये आपकी पुस्तक में दिया गया जाए, पुनः चक्रण विधि है, पुनः प्रयोग किया जाए, कम प्रयोग किया जाए। ऐसा नहीं है कि हम उनका उपयोग करना ही बंद कर दें, पर प्रयोग बुद्धि विवेक सतर्कता से किया जाए। आगे देखते हैं। अतः मानव को संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, समय दिया जाए, खनिज संसाधन का संरक्षण कहलाता है। इसको नोट कर लीजिए, यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि खनिजों का संरक्षण क्या होता है, कि हम क्या दें, उन्हें सतर्कता से प्रयोग करें और उन्हें नवीकरण के लिए क्या दें बच्चों, समय देना चाहिए। इसी तरीके से मानवीय उपभोग की दर की तुलना में खनिजों निर्माण की दर बहुत धीमी है। यानी कि जिस तरीके से जो मानव है वह दिन प्रतिदिन इनका दोहन बहुत तीव्रता से कर रहा है, उसकी दर तेज है। किसकी तुलना में? क्योंकि जो बनने की खनिजों की निर्माण प्रक्रिया है वह हमने जान ली है, वह कितना समय लगता है, उसमें हजारों वर्षों का समय लगता है। आप ये देखिए, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, खनिजों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। आगे लिखिए, खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना भी आवश्यक है। खनन की प्रक्रिया हो रही है, हमने जाना खनन के प्रक्रिया के माध्यम से खनिजों का दोहन होता है। तो वहाँ पर भी क्या है, इस तरीके की तकनीक को इस्तेमाल में लिया जाए। जो हमने 3 बातें पढ़ी, रिसाइकल, रीयूज या रिड्यूस के माध्यम से हम इन्हें क्या कर सकते हैं, उस बर्बादी को रोक सकते हैं। लास्ट में लिखिए, धातुओं का पुनः चक्रण एक महत्वपूर्ण तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। आप ये देखिए,
ये विभिन्न प्रकार के जो आईटी सेक्टर का वेस्ट है, औद्योगिक जो विकास हो रहा है उसके साथ एक सूचना प्रौद्योगिकी भी विकसित हो रही है, तो उसका इतना स्क्रैप, ये आप ये देखिए, ये कल कारखानों से निकला हुआ स्क्रैप है। उस स्क्रैप को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, रिसाइकिल यूज कर सकते हैं। उससे डब्बे बनाए जा सकते हैं, बोतलें बनाई जा सकती हैं, ढक्कन बनाए जा सकते हैं। और आपको मैं जानकारी दे दूं कि ये जो इतना वेस्ट शहरीकरण होने के बाद, महानगर विकसित होने के बाद जो इतना वेस्ट कबाड़ आ रहा है, वह कबाड़ क्या कहला रहा है, वह एक नया टर्म बन गया है, उसको अर्बन माइनिंग कहते हैं। अर्बन माइनिंग यानी कि एक माइनिंग तो हमने देखी, खनन कैसी देखी, जो प्राकृतिक रूप से हो रहा है, और ये सब किसका है, ये सब अर्बन माइनिंग है, ये शहरों में विकसित हो गया है। और इतना कबाड़ इकट्ठा हो गया है कि उसको अगर तकनीक के माध्यम से इस्तेमाल नहीं, पुनः चक्रित, रिड्यूस या रीयूज नहीं किया गया, तो आने वाले समय में उस कबाड़ को रखने का स्थान भी खोजना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अतः हमारा दायित्व बनता है कि उपलब्ध संसाधनों का, विशेष रूप से जो आज हम पढ़ रहे हैं खनिज संसाधनों का, हमें बुद्धि विवेक सतर्कता से उनका उपयोग करना चाहिए और साथ के साथ उनके संरक्षण पर भी ध्यान देना चाहिए। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।